जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट का चैप्टर 5 देखेंगे। इसके पहले हमने आपको 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं। सभी अवेलेबल हैं YouTube चैनल पे हमारे, आप विज़िट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगी। पेपर सेकंड का भी प्लेलिस्ट है, वह भी क्लासेज स्टार्ट हैं, आप वह भी देख सकते हैं। आपको अगर सिलेबस भी नहीं पता है तो सिलेबस भी अवेलेबल है। और अगर आप PDF फॉर्म में चाहते हैं सिलेबस या क्लासेज जो चल रही हैं उसके नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स अवेलेबल हैं, PDF भी आपका अवेलेबल है, आपका जो सिलेबस है PDF फॉर्म नोट्स में। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 5 जो हमारा है, उसमें हमें रूप प्रक्रिया का स्वरूप और प्रक्रियाएं पढ़नी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है पूर्णतः यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो लाइक करिए और लास्ट में अगर आपको कुछ भी ना समझ आए, पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद चैप्टर अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। अन्य किसी सब्जेक्ट का आप सिलेबस चाहते हैं या फिर क्लासेस चाहते हैं तो वह भी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो चलिए देखते हैं रूप विज्ञान अर्थात पद विज्ञान होता क्या है। इसके पहले चैप्टर 4 हमने जो बताया है उसमें आपको पद के विषय में बताया, अर्थात शब्द के विषय में। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार, सभी चीज़ों को हमने चैप्टर 4 में अच्छे से क्लियर किया था। चैप्टर 5 हमने पद विज्ञान इसमें पढ़ेंगे, रूप विज्ञान भी जिसे कहते हैं। भाषा की एक सार्थक इकाई वाक्य है और यह वाक्य भी भाषा का एक अवयव मात्र है, परंतु व्यवहार की दृष्टि से इसे ही इकाई मानकर कार्य किया जाता है। जो वाक्य होता है एक प्रकार से शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, और शब्द किससे मिलकर बनते हैं, अक्षरों से मिलकर बनते हैं। और जो वाक्य है उसे भाषा की एक सार्थक इकाई माना जाता है, क्योंकि जब कोई भी शब्द है उसका प्रयोग जब आप वाक्य में करते हैं तब आपको उस शब्द का अच्छे से अर्थ पता चलता है। अभी आपको हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं। वाक्य में पद और पदों में वर्ण होते हैं, लेकिन पदों के प्रत्येक वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे जो कोई भी शब्द बनता है उसमें जितने वर्ण होते हैं, अगर वर्णों को अलग कर दिया जाए तो उनका अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि राम में र धन आ धन म है, आ का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। जैसे राम है, इसको हम जब अलग अलग करेंगे तो र हो जाएगा, धन बड़ा आ हो जाएगा, धन माँ हो जाएगा, धन छोटा आ हो जाएगा। तो ये सभी जो वर्ण हैं इनके अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं होंगे, यही बात आपको यहाँ पर हमें समझानी थी। इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग के बिना पदों का कोई अर्थ नहीं होता। कोश ग्रंथों में दिए गए शब्द तब तक सार्थक नहीं होते जब तक उनका किसी वाक्य में प्रयोग नहीं होता। जैसे कि कोई शब्द है राम और पुस्तक, ये दो शब्द अलग अलग हैं और हम उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता जब तक वह शब्द रहता है, लेकिन जब हम उसका प्रयोग करते हैं वाक्य में तो उसका अर्थ स्पष्ट हो पाता है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य है और इसमें राम पुस्तक और पढ़ता है वाक्य में प्रयुक्त होने वाली शब्द हैं और वाक्य में प्रयोग हुए, इसलिए यह सार्थक शब्द बन गए। इसलिए वाक्य को ही सार्थक इकाई माना जाता है। अभी तक हमने आपको समझाया कि वाक्य को क्यों कहा जाता है सार्थक इकाई किसी भाषा का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाक्य में जब शब्द प्रयोग होते हैं तब ही शब्द के असली मायने पता चलते हैं। जिस प्रकार शब्द में प्रयोग किए जाने वाले अक्षरों को हम अलग अलग करते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उसी प्रकार जब कोई शब्द शब्दकोश में रहता है तो उसका एक अर्थ अलग होता है, लेकिन उसको अर्थ को स्पष्ट कर तब होता है जब हम किसी वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए वाक्य को ही सार्थक इकाई माना जाता है। आगे हम देखेंगे, महाभाष्यकार पतंजलि का मत है कि वास्तविक सत्ता वाक्य की पदों की नहीं, पद विभाजन जनसाधारण को समझाने का एक प्रकार से उपाय है। पद विभाजन, पद को विभाजित करके हमने जो आपको समझाया, आपको समझाने का एक उपाय मात्र है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसके पश्चात हम देखेंगे व्याकरणिक कोटियाँ, और व्याकरणिक कोटियाँ क्या होती हैं और कौन कौन से इसके भेद होते हैं या अंग होते हैं। ग्रामेटिकल कैटेगरीज, भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का आश्रय लिया जाता है। जैसे हम अपने
भाव को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, बोली का प्रयोग करते हैं। तो अपने भावों को हम एक दूसरे से बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। और भाषा में वाक्य ही वह लघुतम इकाई है जो भावों को व्यक्त करने में समर्थ होता है। जब अपने भावों को हम बताते हैं तो वाक्यों के माध्यम से बताते हैं। वाक्य एक लघुतम इकाई माना जाता है। प्रत्येक वाक्य में पद विभाग की कोटियां सम्मिलित रहती हैं और इनके परस्पर संबंध को बताने के लिए संबंध तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। संबंध तत्व जिन भावों की अभिव्यक्ति करते हैं वे हैं लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, मूड, कारक जो हैं ये सभी क्या हैं, आपके व्याकरणिक कोटियां हैं। इन्हीं व्याकरणिक कोटियों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। लिंग, वचन आदि को व्याकरणिक कोटियां कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, भाषा में अभिव्यंजना संबंधी सूक्ष्मता और निश्चयात्मकता लाना। इनके लिए ही संबंध तत्वों का प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो रुक रुक कर बोल रहे हैं, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस आप अपने इस कंटेंट पर ध्यान दीजिए कि आपको बताया क्या जा रहा है। बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया जा रहा है। ध्यान से बस सुनते रहिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जो भी समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको अवश्य बताया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। जो रुक रुक कर बोल रहे हैं थोड़ा उसमें आपके आवाज़ इसलिए रुक रही है, जुकाम हुआ है और कुछ प्रॉब्लम है गले में। तो हम चलिए देखते हैं व्याकरणिक कोटियों के विषय में 3 बातें कौन सी उल्लेखनीय हैं। व्याकरणिक कोटियाँ क्या होती हैं ये हमने आपको बताया, जैसे कि लिंग, वचन, कारक और इनका प्रयोग किस लिए होता है। जो भी वाक्य हो उसमें सूक्ष्मता को लाना, एक प्रकार से उसके उद्देश्य को बताना ही इन सभी चीज़ों का कार्य होता है। निश्चयात्मकता लाते हैं ये, एक प्रकार से इनका यही कार्य होता है। इनके जो व्याकरणिक कोटियाँ हैं उसके विषय में कौन सी बातें उल्लेखनीय हैं, 3 बातें हम करेंगे। और उसके बाद जो व्याकरणिक कोटियाँ हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, अर्थात लिंग पढ़ेंगे क्या होता है, वचन क्या होता है, कारक क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी पहली बात है इसमें व्याकरणिक कोटियों के विशेष बात में विषय में, प्रत्येक भाषा में शब्द निर्माण और रचना पद्धति में भेद होता है। संस्कृति, चीनी, अरबी और अंग्रेजी की रचना पद्धति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कोई भी भाषा हो उसकी रचना पद्धति भिन्न होती है, यह पहली बात है। आपको यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो हिंदी भाषा है उसकी रचना पद्धति अलग है, उसमें क ख ग घ जो आपके अलग हैं। ABCD अंग्रेजी में अलग है, अरबी में जो होता है अलिफ बे ते उर्दू में, ये सब अलग है। तो एक प्रकार से उसके जो रचना पद्धति होती है हर एक भाषा की वह अलग अलग होती है। यह हो गया आपका पहला बात। दूसरा बात है प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक कोटियाँ काल सापेक्ष होती हैं। काल क्रमानुसार इन कोटियों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे संस्कृत में 3 लिंग 3 वचन थे, जबकि प्राकृत अपभ्रंश हिंदी में 2 लिंग और 2 वचन हैं। अर्थात यह कह रहे हैं कि जब समय बीतता जाता है उसके अनुसार सुधार होते रहते हैं और कोई भी वस्तु हो उसमें परिवर्तन होता रहता है। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इसीलिए कहा गया है काल क्रमानुसार, मतलब समय के साथ ही बदलाव होते रहते हैं। जो भी प्रकार हैं, जो भी आपके व्याकरणिक कोटियां हैं, उनके प्रकारों में, उनके परिभाषाओं में धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है परिवर्तन। अगला हमारा क्या पॉइंट है, प्रत्येक भाषा के गठन के आधार पर व्याकरणिक कोटियों का निर्माण और वर्गीकरण होता है और इसके आधार पर ही भाषा का विवेचन, विश्लेषण होता है तथा नए शब्दों के निर्माण में इनसे सहायता मिलती है। तो हम पहली व्याकरणिक कोटि के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा है लिंग। लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह जिससे किसी वस्तु को पहचाना जा सके। लिंग जो है वह क्या होता है, लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है कि एक चिन्ह, और कैसा चिन्ह, जिससे किसी भी वस्तु को पहचाना जा सके। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो प्राकृतिक या जन्म सिद्ध, दूसरा है व्याकरणिक। प्राकृतिक लिंग में पुरुष और स्त्री का कुछ अवयव संस्थानों के द्वारा निर्णय किया जाता है। व्याकरणिक लिंग जो होता है वह व्याकरणिक लिंग का अनुसरण अनिवार्य रूप से नहीं करते हैं। यह हमारे हो गए लिंग के प्रकार। आपने अभी तक पढ़े होंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, लेकिन आपको BA में देखिए आपका किस प्रकार से लेवल अप हुआ है कि लिंग आपको बताया जा रहा है कि प्राकृतिक या जन्मसिद्ध पहला प्रकार, दूसरा व्याकरणिक। जो प्राकृतिक या जन्मसिद्ध होता है
एक प्रकार से जो प्रकृति की देन होती है वह, जैसे कि पुरुष स्त्री, ये सभी चीज़ें जो हैं वह प्रकृति की देन है। आपको जन्म सिद्ध से यह पहचान मिली है। लिंग का अर्थ क्या बताया गया आपको? चिन्ह। और चिन्ह कैसा चिन्ह? जिससे किसी वस्तु को पहचाना जा सके। तो आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, इसकी पहचान आपको प्रकृति ने जन्म सिद्ध से दिया है। तो यह आपके प्राकृतिक या जन्म सिद्ध में आ गया। व्याकरणिक जो होती है वह प्राकृतिक लिंग का अनुसरण अनिवार्य रूप से नहीं करते हैं, अर्थात जन्म सिद्ध से उन्हें कोई भी पहचान नहीं मिली होती है। तो यह हो गया आपका लिंग। दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक या जन्म सिद्ध, दूसरा व्याकरणिक। अगला हम देखेंगे वचन क्या होता है। संस्कृत में वचन जो हैं वह 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन में हिंदी में द्विवचन होते हैं। कैसे? उसमें द्विवचन नहीं होता है। ये द्विवचन मतलब 2 वचन होते हैं। जैसे कि संस्कृत में आपको बताया गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में एक वचन, बहुवचन 2 ही होता है, द्विवचन उसमें नहीं होता है। तीसरा हमारा है पुरुष अर्थात पर्सन। भारत में पुरुष की कल्पना का आधार है, जैसे कि जो वक्ता होता है फर्स्ट पर्सन, आपने सुना होगा, जो बोलता है वह फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वह सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होती रहती है वह थर्ड पर्सन होता है। अर्थात जो हमारा वक्ता है वह उत्तम पुरुष, जो श्रोता है वह मध्यम पुरुष, और अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जिस पुरुष के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है, वह कैसा है? वह हमारा अन्य पुरुष है। आगे हम देखेंगे, यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी। जो बोलता है मतलब हम जैसे आपको समझा रहे हैं तो हम हैं उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन। आप हमारी बातों को सुन रहे हैं तो यह हो गया सेकंड पर्सन। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक समझ लीजिए टॉपिक ही है, टॉपिक नहीं वह व्यक्ति है, तो वह हो गया अन्य पुरुष, आपका थर्ड पर्सन। ये अच्छे से आपको पुरुष भी समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे कारक क्या होता है। पतंजलि ने कारक की व्याख्या की है कि कारक अन्वर्थ अर्थात सार्थक शब्द हैं। कारक का अर्थ होता है करोति इति कारकरम, कारकम। जो क्रिया का निष्पादक होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों की संख्या विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न मानी जाती है। हिंदी में 8 कारक होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबोधन, हे भो अरे। ये सभी जो आपके कारक हैं या आपकी किस भाषा के हैं, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि हमने जो अभी बोला कर्ता ने कर्म को, ये जो आपके सभी चिन्ह हैं और कारक हैं, यह किस भाषा में आपको पढ़ाया जाता है, या आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। पांचवा हमारा है, पांचवा भाग क्या है? व्याकरणिक जो हमारी कोटियाँ हैं उसका 5वां पार्ट हमारा है, मतलब अंग है एक प्रकार से, वह है क्रिया। विभिन्न आधारों को लेकर क्रिया के अनेक भेद किए गए हैं, जैसे कि कर्म न होना या न होना, क्रिया के फल का भोक्ता कौन है, क्रिया की पूर्णता अपूर्णता, क्रिया की निरंतरता, उसका अभाव आदि। अर्थात जो क्रिया है उसका भेद अनेक आधारों पर किया गया है। जैसे कि एक होता है सकर्मक अकर्मक, अर्थात जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं और जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक करते हैं। और क्रिया आप समझ ही रहे होंगे, क्रिया क्या होता है? कार्य हो रहा हो, जिसमें कार्य हो रहा है। अब क्रिया आपने वर्ब पढ़ा होगा, जैसे कोई कार्य कर, वह जाता है, जाता इसमें क्या हो जाता है? आपका क्रिया हो जाता है। क्रिया भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला हमारा है टेंस। टेंस क्या होता है? काल के सामान्यतः 3 भेद किए जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, और इसका आधार है कार्य की निष्पत्ति के होने का समय। यदि घटना अब की है तो वर्तमान काल, पहले की है तो भूतकाल, और आगे आने वाली है तो भविष्यत काल। ये सभी टॉपिक जो आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही सरल शब्दों में बताए भी जा रहे हैं, और यह बातें आपको पहले से पता हैं कि काल कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। वर्तमान, भूत, भविष्यत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप ये सब नहीं जानते हैं। अब इसके भाग भी हैं। जो वर्तमान काल है वह भी 4 प्रकार का है, जो कि आपने पढ़ा ही होगा। भूतकाल जो है वह भी 4 प्रकार का है, लेकिन भविष्यत काल, वर्तमान काल 6 प्रकार, भूतकाल 6 प्रकार, भविष्यत काल 4 प्रकार। फिर से आप ध्यान से सुनिएगा, जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल तीनों हैं, तीनों के भाग पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान काल जो है वह 6 प्रकार का होता है, भूतकाल जो है वह भी 6 प्रकार का होता है, लेकिन जो भविष्यत काल है वह 4 प्रकार का होता है। आप इसको समझ लीजिएगा। हम आपको बता दें, वर्तमान काल जो है एक प्रकार से उसमें समझिए, पहला जिसमें होता है वर्तमान संभावनार्थ, दूसरा वर्तमान आज्ञार्थ, तीसरा वर्तमान अपूर्ण निश्चयार्थ,
चौथा है वर्तमान अपूर्ण संभावनार्थ, पांचवा है वर्तमान पूर्ण निश्चयार्थ, छठा है वर्तमान पूर्ण संभावनार्थ। ये सभी आपको बता दिए जाएंगे, आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया जाएगा, आपको जो दिया जाएगा टेलीग्राम में। वैसे भी इस बात को जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह जान लें कि काल कितने होते हैं। वह होते हैं 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। और वर्तमान काल होते हैं 6 प्रकार के, भूतकाल 6 अंग होते हैं और भविष्यत काल के 4 भेद पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे रूप परिवर्तन की दिशाएं क्या होती हैं, अर्थात तो रूप परिवर्तन करने की एक प्रकार से आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला जिसमें है सरलीकरण हेतु समरूपता। विभिन्न भाषाओं के प्राचीन और नवीन व्याकरणों को देखने से ज्ञात होता है कि विश्व प्रायः सभी भाषाओं के प्राचीन व्याकरणों के शब्द रूपों और धातुओं की संख्या बहुत अधिक थी। अपवाद नियमों की संख्या बहुत अधिक थी। वचन कारक और लकारों या वृत्तियों की संख्या अधिक थी। बाद में सरलीकरण के हेतु अपवादों की संख्या कम या सर्वथा समाप्त कर दी गई और इससे जनसाधारण के अपवादों के उलझन में न फंसकर सामान्य नियमानुसार प्रयोग करने लगे। हमारा पहला क्या था, सरलीकरण हेतु समरूपता, अर्थात किसी भी चीज़ को सरल कर देना। तो भाषा को सरल कर दिया गया है और इसमें देखिए आप वचन कारक जो भी हैं पहले अधिक पाए जाते थे, जिसमें लोगों को संदेह रहता था, जिसमें लोगों को उलझन रहती थी, उसको सरल करके कम कर दिया गया और उसमें अपवादों को हटा दिया गया। इससे आपको याद करने में, समझने में, पढ़ने में आसानी हो गई। तो सरलीकरण के लिए भी परिवर्तन किया जाता है, रूप परिवर्तन किया जाता है। संस्कृत के 3 लिंगों के स्थान पर, जैसे कि हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 3 वचनों के साथ पर स्थान पर 2 वचन हैं, एक वचन और बहुवचन, जो कि हमने आपको पहले ही बताया वचन जब पढ़ा रहे थे अभी आपको। दूसरा है रूप परिवर्तन की दिशाओं में पुराने संबंध, तत्व का लोप तथा नए का प्रयोग। ध्वनि परिवर्तन से प्रायः पुराने संबंध तत्व जब लुप्त हो जाते हैं तो अर्थ की स्पष्टता के लिए नए संबंध तत्व जोड़े जाने लगते हैं और इस प्रकार परिवर्तित रूप प्रयोग में आने लगता है। जैसे कि संस्कृत में आपने पढ़ा होगा रामः, रामम, रामस्य, रामे, ये सभी शब्द आदि के स्थान पर अब जो कारक हैं उनका प्रयोग होने लगा है। राम ने, राम को, राम का और राम में आदि का प्रयोग होने लगा है, जो पुराने संबंधों को बनाए रहता है। अर्थात अर्थ आपका बदल जाता है ऐसा कुछ नहीं है, अर्थ आपका सेम रहता है, लेकिन उसके साथ कुछ शब्दों को हटाकर और कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं और जो आपके लिए सरल भी हो जाता है। तीसरा है सादृश्य के कारण नए संबंध तत्व के साथ नए रूप। संस्कृत में अग्ने का अग्नो होना चाहिए था, किंतु प्राकृत में अग्रस मिलता है और स्पष्ट ही अकारांत शब्दों का प्रत्यय स्या सादृश्य के कारण आ गया है। चला, पढ़ा आदि सादृश्य में क्रिया के स्थान पर करा अथवा चलिए, पढ़िए आदि के सादृश्य में कीजिए और कीजिए के स्थान पर करिए आ गया है। इस प्रकार से धीरे धीरे, जैसे कि संस्कृत के शब्द जो पुराने थे उनमें उनको पढ़ने में, उनको समझने में थोड़ा कठिनाई होती थी, सामान्य बोलचाल में उनका प्रयोग करने में कठिनाई होती थी, उन्हीं का धीरे धीरे सरलीकरण करके, उनमें सुधार करके उनको रूप परिवर्तन किया गया है और इसीलिए रूप परिवर्तन की आवश्यकता भी पड़ती है। चौथा है हमारा अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग। एक प्रत्यय के रहते दूसरे का प्रयोग, जैसे कि जवाहरात में जवाहरातों, यहाँ बहुवचन प्रत्यय आत के रहते ओ भी प्रयुक्त किया गया है। जैसे कि जवाहर जो है उसमें आत प्रत्यय पहले से लगाया गया था, लेकिन बाद में ओ भी प्रत्यय भी जोड़ दिया गया, तो एक प्रकार से अतिरिक्त प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया। ऐसे ही जो जेवरात हैं, कागजातों, श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम में अतिरिक्त प्रत्यय नहीं है, अपितु उसी का अर्थ है अतिरिक्त शब्द सर्व आ गया है। जैसे कि ये सर्व उत्तम, सर्व जो है अतिरिक्त आ गया है। अनेकों में ओ प्रत्यय अतिरिक्त है, जो वस्तुतः वही काम कर रहा है जो आत, दर, असल में या दर भी अतिरिक्त है। इसका सीधा सीधा मतलब है एक प्रत्यय जिस शब्द में पहले से प्रयोग किया गया हो उसमें एक और प्रत्यय का प्रयोग करके उसके अर्थ में थोड़ा सा बदलाव करना जो है वह भी एक रूप परिवर्तन का ही पार्ट है। अगला है अतिरिक्त शब्द प्रयोग, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम में तम बोधक रूप
जिनका उल्लेख प्रत्यय के शब्द में संदर्भ में हुआ है, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ, सर्व जो एक प्रकार से जोड़ा गया है, सर्व उत्तम, सर्व इसमें जोड़ा गया है अलग से और इनका एक प्रकार से प्रत्येक संदर्भ में प्रयोग किया गया है। नया प्रत्यय, प्रभावशाली के स्थान पर प्रभावी, पहले प्रभावशाली ही चलता था लेकिन अब जो है वही अर्थ दे रहा है। प्रभावशाली हैं आप बहुत, लेकिन प्रभावी भी, दोनों का शब्द एक प्रकार से अर्थ सेम है लेकिन आपके शब्द में बदलाव कर दिया गया है, यह भी रूप परिवर्तन का पार्ट है। आधा पुराना प्रत्यय और आधा नया, आपको यह समझ में कम आ रहा होगा क्योंकि यह थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है। बस आप ध्यान से एक बार सोचेंगे, ध्यान से सुनेंगे बातों को, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये अभी आधा पुराना प्रत्यय और आधा नया, इसमें भी कोई समझने योग्य बातें नहीं है। जैसे कि छठा के स्थान पर छठवां आ गया है। अब देखिए छ जो है वह मूल शब्द है और छठा का पुराना प्रत्यय है तथा वह पांचवा सातवां आदि के सादृश्य पर आया नया प्रत्यय है। अब छ जो उसका मूल पार्ट है और ठ जो उसमें लगा है वह पहले प्रत्यय था लेकिन अब वही हटाकर छठवा कर दिया गया है। या हम उसे छठा लिखें या उसे छठवा लिखें, दोनों का अर्थ सेम ही है। तो एक प्रकार से धीरे धीरे इसमें आधा जो पुराना प्रत्यय था ठा, आ जो है उसको हटा के वहाँ जोड़ दिया गया है। तो कोई भी उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है। उसमें पुराने कुछ प्रत्यय को हटाकर नए प्रत्यय को जोड़ दिया गया है। लास्ट है मूल में परिवर्तन, इससे भी रूप परिवर्तन होता है। मुझको के स्थान पर मेरे को अथवा तुझको के स्थान पर तेरे को, प्रत्यय वही है, केवल मूल बदल गया है। अर्थात मूल परिवर्तन, मूल शब्द जो है उसमें भी परिवर्तन करके हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं। तो 8 प्रकार से हम 9 प्रकार से, 9वां भी एक है। मूल और प्रत्यय दोनों का परिवर्तन ऐसा कम होता है, जैसे कि अंग्रेजी में गो का भूतकाल वेंट हो जाता है, इसी प्रकार शब्दों में बदलाव हो जाता है। तो यह इन 9 प्रकारों से रूप परिवर्तन हो सकता है, जो कि हमने अच्छे से देखा। आगे हम देखेंगे रूप परिवर्तन के कारण क्या क्या हैं और इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा यहाँ पर समाप्त। यह जो चैप्टर है बहुत सरल है लेकिन इसमें बातें जो हैं बहुत कंफ्यूजिंग हैं, इसलिए ध्यान से आप वीडियो लेक्चर देखिए। जो कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको अवश्य बताया जाएगा। आपका यह जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें और कमेंट करके कोई भी प्रश्न हो या किसी अन्य सब्जेक्ट का आप चैप्टर चाहते हैं, सिलेबस कंप्लीट चाहते हैं या सिलेबस चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रूप परिवर्तन के कारण। संक्षेप में रूप परिवर्तन के जो कारण हैं वह यहाँ हैं। क्यों होते हैं रूप परिवर्तन? नियमन, अर्थात नियम जब लग जाता है किसी चीज़ में तो वह अच्छा हो जाता है। जो रूप परिवर्तन है, जो कोई भी शब्द हो रहा है उसमें नियम लग जाने के पश्चात यह अधिक प्रभावी हो जाता है। अगला कारण है बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव। तीसरा कारण है ध्वनि परिवर्तन। चौथा कारण है अस्पष्टता, अज्ञान। अब ये जो ध्वनि परिवर्तन है इसको आप उस एग्जाम्पल में देखिएगा, छठा वही सेम अर्थ है, छठवां ध्वनि परिवर्तन बस किया गया है, प्रत्यय एक हटाकर दूसरा प्रत्यय लगा दिया गया है तो ध्वनि परिवर्तन हो गया। अस्पष्टता के लिए भी रूप परिवर्तन किया जाता है, अज्ञान के लिए भी, बलपूर्वक भी, और कुछ आवश्यकता के अनुसार और कुछ नवीनता लाने के लिए भी रूप परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार हमारा यह चैप्टर हुआ समाप्त। वीडियो शेयर कीजिए, जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपकी आएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।